जय हिंद दोस्तों, आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बढ़िया से देखिए। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। आज आप लोगों के सामने ये अच्छा से अच्छा टॉपिक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए, उत्सर्जन तंत्र अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो देखिए, शरीर से फालतू या बेकार पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, शरीर से फालतू या बेकार पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, और जिस तंत्र के द्वारा वो बाहर निकलता है उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। समझ में आ गया? परिभाषा क्या है? देखिए, अपशिष्ट या खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है और वे अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। ठीक है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए खांसी करते हैं तो क्या निकलता है? बलगम। तो शरीर से बाहर निकलना जरूरी है कि नहीं है? हम लोग खाना खाते हैं, भोजन पाचन के द्वारा जब काइल बन जाता है तो उसे शरीर से बाहर निकलना जरूरी है कि नहीं है? शरीर से पसीना बाहर होना जरूरी है कि नहीं? ये सभी चीज़ जरूरी है। आइए हम लोग एक एक चीज़ों पर बात करते हैं। उत्सर्जी अंगों की संख्या 5 होती है। उत्सर्जी अंगों की संख्या कितनी होती है? 5। पहला हम बात करते हैं त्वचा यानी स्किन की। त्वचा यानी स्किन की बात करते हैं। देखिए, स्किन क्या करता है? पसीना का उत्सर्जन। पसीना निकलती है कि नहीं? हमारे शरीर में पसीना निकलता है। साथ ही साथ नमक का भी उत्सर्जन करता है। पसीना का, सीबम का, नमक का, इस सब का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। आप देखते होंगे कि गर्मी के दिन में अगर काला कपड़ा आप पहनेंगे तो देखेंगे कि पसीना जब सूख जाएगी तो काला कपड़ा पे एकदम जैसे लगेगा कि नमक उपक गया है। ठीक है, फेफड़ा को लंग्स कहते हैं, ये तो सबको पता है। देखिए, फेफड़ा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्सर्जन करता है। जब हम लोग बहुत जोरों से खांसी करते हैं तो बहुत सारा खेखार जो बलगम जो होता है वो निकलता है, उसी को हम लोग बलगम कहते हैं। जल वाष्प, जैसे आप देखते होंगे ठंडी के दिनों में ऐसे हाँ ऐसे कीजिएगा, मतलब नाक से सोसा मारिएगा तो ऐसे लगेगा कि यहाँ पर भींग जाता है, तो वह क्या करता है? वाष्प को भी उत्सर्जन करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो फेफड़ा का क्या काम है? कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन करना। हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन कौन करता है? फेफड़ा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और बलगम का भी उत्सर्जन फेफड़ा के द्वारा, वाष्प का भी उत्सर्जन फेफड़ा के द्वारा। समझ में आ गया? आगे देखते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत को कहते हैं बिग इंटेस्टिन। ठीक है, देखिए बड़ी आंत का काम क्या होता है? ये क्या करता है? अनपचा भोजन का उत्सर्जन करता है। कि जब भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है तो वो काइल का रूप ले लेता है, जैसे लेट्रिन कहते हैं, उसका रूप लेकर के वो लेट्रिन का क्या कर देता है? वो उत्सर्जन कर देता है। ठीक है, तो वही कहता है अनपचा भोजन यानी काइल का उत्सर्जन कर देता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लीवर यानी यकृत का क्या काम होता है? यह क्या करता है? अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदल देता है। ठीक है, अमोनिया, हमारा शरीर निर्माण किसका किया? अमोनिया का। और यह क्या करता है? लीवर, यह अमोनिया को, अमोनिया तो हाई खतरनाक पदार्थ है, उसे कम खतरनाक पदार्थ यूरिया में बदल देता है। और यूरिया में बदल करके किसको दे देता है? किडनी को। कहता है ले भाई तू ले। और ये किडनी क्या करता है? उस यूरिया को पेशाब में मिला करके उत्सर्जन कर देता है। समझ में आ गया? किडनी क्या करता है? यूरिया को पेशाब में मिला करके उसका उत्सर्जन कर देते हैं। समझ में आ गया? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग कहाँ से बढ़ते हैं? किडनी से। ठीक है, चलिए, किडनी जो होता है आपके सामने में फिगर बना दिए हैं, चित्र बना दिए हैं। देखिए, किडनी क्या होता है? तो सीम के बीज के समान होते हैं। किडनी 2 होता है। एक किडनी आप देखते होंगे कि दाहिना साइड का किडनी थोड़ा नीचे है। क्यों है जानते हैं? क्योंकि इस साइड में लीवर है, लीवर के थोड़ा दबाव के कारण किडनी क्या हो गया है? नीचे हो गया है। समझ में आ गया? तो ये किडनी थोड़ा नीचे है। देखिए, ये किडनी है, तो किडनी के ऊपर में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। इसके बाद देखिए, इसका तो नाम आप समझ गए कि किडनी है। किडनी को वृक्क कहते हैं या गुर्दा भी कहते हैं, किडनी को वृक्क कहते हैं। किडनी से जो 2 नसें निकली रहती है, इस नस का नाम है मूत्रवाहिनी। क्या नाम है? मूत्रवाहिनी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं? यूरेटर। तो देखिए, किडनी से जो नसें निकली रहती हैं उस नस का क्या नाम है? मूत्रवाहिनी, जिसको कहते हैं हम लोग यूरेटर। समझ में आ गया? और यह जो नसें निकली रहती है, अच्छा एक बात बताइए, किडनी हमें क्या करता है? पेशाब का निर्माण करता है। तो पेशाब इस रास्ते से निकलती है, इसीलिए मूत्रवाहिनी कहते हैं इसको। और पेशाब निकलता है तो इसको कहीं स्टोर होने का जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एकदम जगह होनी चाहिए। तो ये जो यह क्या करता है? ये स्टोर करके रखता है, इसे कहते हैं मूत्राशय।
मूत्राशय। क्या कहते हैं? मूत्राशय। अंग्रेजी में कहते हैं ब्लडर। क्या कहते हैं इसको? ब्लडर। तो मूत्राशय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लडर। समझ में आ गया? और देखिए इस रास्ते क्या करता है? मूत्र बाहर हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं मूत्र मार्ग। समझ में आ गया? तो मूत्राशय मतलब पेशाब को जमा करके कौन रखता है? तो जमा करके रखता है मूत्राशय। अब पेशाब निकलता है किससे? तो निकलता है मूत्रमार्ग से, जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। समझ में आ गया? तो आपको किडनी समझ में आ गया, किडनी की आकृति समझ में आ गया। तो यह क्या होगा? किडनी, इसके ऊपर में एक ग्रंथि पाई जाती है, एड्रीनल ग्रंथि। इसके बाद देखिए यह किडनी से दो नसें निकली रहती है, जिसको मूत्रवाहिनी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में यूरेटर कहते हैं। समझ गया? तो पेशाब को स्टोर करने के लिए कुछ जगह चाहिए, उस जगह का नाम होता है मूत्राशय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लडर। इसके बाद देखिए मूत्र जिस मार्ग से निकलता है उसे कहते हैं मूत्रमार्ग या यूरेथ्रा। मूत्रमार्ग या यूरेथ्रा कहते हैं। देखिए एक किडनी को हमने यहाँ पर लिया और इस किडनी के बारे में समझते हैं। देखिए ये किडनी है, इस किडनी का जो बाहरी भाग है वो कार्टेक्स कहलाता है और किडनी का जो अंदर भाग है वो मेडुला कहलाता है। समझ में आ गया? किडनी का जो बाहरी भाग है वो कार्टेक्स कहलाता है, अंदर के भाग मेडुला कहलाता है। देखिए और किडनी का जो ये प्रवेश द्वार है, इस किडनी का जो प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार को रेनल हेलम कहते हैं। ठीक है? यहाँ पर जो होता है अमोनिया की मात्रा मैक्सिमम रहती है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये किडनी की स्वच्छ आकृति आप लोगों ने समझ लिया। चलिए देखिए किडनी यानी इसको हम लोग वृक्क या गुर्दा भी कहते हैं, ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। किडनी क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग है। ये रक्त को छानता है, रक्त को ये छानता है, शुद्ध नहीं करता है। शुद्ध होने के लिए रक्त फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा में जाकर के ऑक्सीजन लेता है, तब जाकर के रक्त शुद्ध होता है। तो शुद्ध होने का काम कहाँ होता है? फेफड़ा में। परंतु रक्त को छानने का काम होता है किडनी में। तो रक्त को छानता कौन है? किडनी। ठीक है? ये पेशाब का निर्माण करता है और एसिड बेस को नियंत्रित करता है। ठीक है? तो एसिड और बेस को नियंत्रित कौन करता है? तो यही किडनी करता है। समझ आ गया? इनकी संख्या तो 2 होती है। किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 संख्या होती है। किडनी की संख्या होती है 2। ठीक है? इनका भार लगभग 140 ग्राम। किडनी का भार कितना होता है? 140 ग्राम होता है। समझ आ गया? अब मोटे ताजे बहुत होंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। समझिए इनके बाहर पेरिटोनियम नाम की झिल्ली पाई जाती है। किडनी के बाहर कौन सी झिल्ली पाई जाएगी? पेरिटोनियम नाम की झिल्ली पाई जाएगी। इनकी बाहरी भाग कार्टेक्स कहलाता है। जो यहाँ पर हमने बता दिया है कि किडनी का जो बाहरी भाग है कार्टेक्स, अंदर की भाग यानी अंदर की भाग मेडुला, और जो एक प्रवेश द्वार है उसे रेनल हेलम कहते हैं। रेनल मतलब इसको रेनल हेलम कहते हैं। समझ आ गया? और यहाँ पर क्या होता है? अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होती है। देखिए किडनी जो बना होता है तो इसकी जो इकाई होती है, किडनी किससे बना होता है? तो किडनी बना होता है नेफ्रॉन से। किससे बना होता है? नेफ्रॉन से। और न्यूरॉन से तो हमारा ब्रेन बना होता है, न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन। तो किडनी की इकाई क्या होगी? नेफ्रॉन। किडनी की इकाई नेफ्रॉन। इकाई मतलब क्या होता है जानते हैं? कौन सी चीज़ मतलब उसमें महत्वपूर्ण है, ये बनने में कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वही तो इसकी इकाई होती है। तो किडनी किस चीज़ से बनी होती है? तो किडनी बनी होती है नेफ्रॉन से। समझ आ गया? तो किडनी की इकाई क्या हो गई? नेफ्रॉन। किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 8 लाख नेफ्रॉन। बहुत ज्यादा हो गया 8 लाख नेफ्रॉन। तो किडनी का ये काम समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए किडनी का इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। किडनी का इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। विद्वानों ने एक नेफ्रॉन को जूम करके देखा तो कुछ इस तरह का आकृति पाया। ठीक है? विद्वानों ने क्या किया? तो नेफ्रॉन को जूम करके देखा तो कुछ इस तरह का आकृति आया। ठीक है? अब हम देखते हैं कि ये सबका काम क्या होता है। ठीक है? जो नेफ्रॉन से हमारा किडनी बना होता है उसमें नेफ्रॉन क्या भूमिका निभाते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। एक नेफ्रॉन का क्या काम होता है इस चीज़ को समझते हैं। वही किडनी में जितने नेफ्रॉन होंगे सब मिलकर करता होगा। सही बात है कि नहीं? चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए विद्वानों ने जब इसे जूम करके देखा तो कुछ इस प्रकार का आकृति पाया गया। ठीक है? इस पर कुछ जो होता है गुच्छे के समान पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है? इसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। इसके बाद देखिए ये जो खाली वाला पार्ट है इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल या संपुट। इसको क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल या संपुट कहते हैं। ठीक है? और ये पूरे आकृति क्या हो गया? नेफ्रॉन। ये पूरे आकृति क्या हो गया? नेफ्रॉन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब हम लोग देखते हैं तो ये ग्लोमेरुलस का क्या काम होता है। यह क्या करता है? यह निस्पंदन का काम करता है, रक्त से कणों का छानने का काम करता है। समझ में आ गया? और यह शुद्ध रक्त को वापस कर देता है कि तुम जाओ जाओ जाओ, बाहर जाओ बाहर जाओ। शुद्ध रक्त को नहीं आने देता है, शुद्ध रक्त को कहता है जा बाहर जाओ। परंतु यह ग्लोमेरुलस जो होता है यह नीक खराब सबको छान देता है। ये बड़ा बकलोल है। यह क्या करता है? नीक को और खराब को सबको छान देता है। जब सबको छान देता है तो यहाँ पर बैठा रहता है बोमेन कैप्सूल, कहता है रे 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 तू सब कहाँ जा रहा है भाई, वाह कहाँ? तो इससे क्या करता है? बोमेन क्या करता है? तो आवश्यक पदार्थ का पुनः अवशोषण कर लेता है और इसमें से जो यूरिया होता है उसको अलग कर देता है और
उस यूरिया को पेशाब में मिल करके शरीर से बाहर हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो यह जो होता है, यह जो एक नेफ्रॉन है, यह नेफ्रॉन का क्या काम होगा, समझ में आ गया? तो नेफ्रॉन का देखिए कुछ इस तरह का आकृति में, कुछ गुच्छा टाइप में देखा गया, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह क्या करता है, रक्त मतलब यह क्या करता है, निस्पंदन करता है, रक्त से कणों को छान लेता है और शुद्ध रक्त को वापस कर देता है। और ये छानते टाइम में यह ध्यान नहीं देता है कि हम किसको छान रहे हैं। छानते टाइम में सब कुछ प्रोटीन विटामिन सबको छान लेता है। जब ये सबको छान लेता है तब यहाँ पर बैठा रहता है बोमेन। बोमेन कहता है अरे भाई बात तू किस किस को छान लिया? तो यह क्या करता है, पुनः अवशोषण कर लेता है, पुनः अवशोषण कर लेता है, उसमें से पुनः अच्छे अच्छे चीज को छांट लेता है। अब बाकी चीज को कहता है भागो भागो यहाँ से, तुम जाओ 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 नेफ्रॉन के पास जाओ जाओ। और यह क्या करता है, यानी कि यूरिया को अलग कर देता है। तो अब बोमेन क्या करता है, यूरिया को अलग करता है, इसे भेज देता है नेफ्रॉन के पास। नेफ्रॉन क्या करता है, पेशाब का निर्माण तो ये कर ही रहा होता है, इसमें पेशाब में यह यूरिया मिल जाता है और शरीर से बाहर हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये था आपका मतलब एक नेफ्रॉन का कार्य। ठीक है, इसी प्रकार 8 लाख नेफ्रॉन है हमारे शरीर में, तो सबका इसी प्रकार का काम होगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, पेशाब से। ठीक है, क्योंकि आपको हमने नेफ्रॉन की आकृति दिखाई अभी, नेफ्रॉन की आकृति। उसके बाद देखिए नेफ्रॉन ने क्या किया था, पेशाब बना करके नेफ्रॉन के लास्ट में हमने आपको बताया था कि जो बोमेन से इनपुट होता है, जो बोमेन होता है वह क्या क्या यूरिया को अलग करके किसको दे दिया था, नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन ने पेशाब के रास्ते से बाहर कर दिया था यूरिया को। अब इसी बात देखते हैं पेशाब। ठीक है, तो पेशाब में क्या सब होता है, पेशाब यानी कि यूरिन। ठीक है, पेशाब देखिए सबसे पहले देखिए पेशाब में जल 95% होता है। पेशाब में क्या होता है, जल 95% होता है, यूरिया 2% होता है। तो इसका जो पेशाब का जो पीएच मान होता है वो 4.8 होता है। अच्छा एक बात बताइए, पीएच मान 4.8 है तो ये अम्ल होगा कि भस्म होगा? तो ये अम्लीय होगा। ठीक है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। जिसका पीएच मान 7 होगा उदासीन होगा, 7 से अधिक होगा तो वो भास्मिक होगा, भस्म होगा। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताइए, तो इसका पीएच मान 4.8 है तो इसकी स्वभाव क्या होगी, अम्लीय होगी। तो इसका स्वभाव अम्लीय होता है। पेशाब पीला जो होता है यूरोक्रोम के कारण। पेशाब पीला किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, लेटिंग जो पीला होता है किसके कारण, बिल्डुबिन के कारण। पेशाब पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, जैसे टमाटर लाल होता है लैकोपिन के कारण। समझ में आ गया? तो पेशाब में गंध अमोनिया के कारण होता है। पेशाब में गंध किसके कारण होता है, तो अमोनिया के कारण। पेशाब में गंध किसके कारण, अमोनिया के कारण। अब हम लोग देखते हैं किडनी की बीमारी। देखिए किडनी की बीमारी पहला जो होता है, किडनी में आप सुने होंगे कि डॉक्टर कह देता है कि इसके किडनी में पत्थर है, तो वो पत्थर यानी स्टोन, पत्थर हो जाती है। पहला बीमारी क्या हो जाता है, किडनी में पत्थर हो जाता है। तो वह जो होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट के बने होते हैं। किडनी का जो पत्थर होता है, किडनी में जो पत्थर बन जाता है वो किसका बना होता है, किडनी का पत्थर किसके बना होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीलेट की। किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट की। इसके बाद देखिए यूरेनिया में, यूरेनिया नामक बीमारी या किडनी में होती है। यूरेनिया नाम की बीमारी में जो होता है अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होती है, यूरेनिया नाम की बीमारी में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण उसका पेशाब और बहुत गंध देने लगता है। समझ आ गया? देखिए इसी में होता है गाठिया। गाठिया में क्या होता है, गाठिया नाम की बीमारी में यूरिक एसिड बढ़ जाती है और साइनोवियल दर्द घट जाती है। हमारा जो ये हड्डी है, हाथ पाँव जैसे ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये हमारा क्या है, हड्डी का जोड़ है। यहाँ पर भी हड्डी का जोड़ है, यहाँ पर भी हड्डी का जोड़ है, यहाँ पर भी हड्डी का जोड़ है, यहाँ पर सारे जगह जितने अंग हमारा मोड़ा जाता है, जितने अंग मोड़ा सोड़ा जाता है, वहाँ पर सारे जगह क्या होती हैं, वह सारे जगह होता है साइनोवियल दर्द। क्या भरे रहते हैं उस समय, साइनोवियल दर्द। जब साइनोवियल दर्द घट जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, कौन सी बीमारी, गाठिया रोग। क्या हो जाती है, गाठिया। ठीक है, तो गाठिया कैसे हो जाती है, जब साइनोवियल दर्द घट जाएगी और यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। तो आप देखते होंगे जब आदमी का अवस्था घट जाता है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो देखते होंगे कि उसका खड़ा होने में भी कर कर चोई चोई हड्डी करने लगता है। तो ये गाठिया हो जाती है, किसके कारण, तो गाठिया हो जाती है यूरिक एसिड के बढ़ जाने के कारण। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, कुछ मुख्य उत्सर्जी पदार्थ हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए पेड़, पादप या पेड़, पादप को पेड़ पौधा ही कहते हैं, तो पादप या पेड़ यह किसका उत्सर्जन करता है, तो लसा या गोंद का। जब आप लोग देखते होंगे कि खुरपी लेकर के आप ऐसे ऐसे वृक्ष में मार दीजिएगा तो उसमें से लसा या गोंद निकलने लगता है। देखिए यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है, तो जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं वो सब क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करता है। जैसे मानव या पशु है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सब स्तनधारी है। क्योंकि जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग का चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबका स्तन सेम होता है। पुरुष में
स्तन नाम की ग्रंथि नहीं पाई जाती है और महिला में स्तन नाम की ग्रंथि पाई जाती है। देखिए यूरिक एसिड उत्सर्जन, यूरिक एसिड का उत्सर्जन कौन करता है? तो पक्षी या सरीसृप। सरीसृप जो रेंग कर चलता है, जैसे सांप ऊप हो गया, तो जो रेंग कर चलने वाला होता है वह क्या करता है? यूरिक एसिड का उत्सर्जन कर देता है। समझ में आ गया? अब देखिए अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है? मछली या कीट। अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है? मछली सब जो होते हैं, तो अमोनिया का उत्सर्जन करता है मछली। समझ में आ गया? ग्वानिन का उत्सर्जन कौन करता है? मकड़ी, जिसे वो मकड़ा कहते हैं। तो ग्वानिन का उत्सर्जन कौन करता है? मकड़ी। समझ आ गया? आज हम आप लोगों का उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया। अगर ये उत्सर्जन तंत्र आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।